सब्सक्राइब कीजिए ध्येय आईएएस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार, मैं सुनील वर्मा ध्येय आईएएस टीम की ओर से आपका स्वागत करता हूं ध्येय टीवी पर। हम बात करेंगे डेली करंट अफेयर्स के अपने प्रोग्राम पर, जैसा कि हम प्रतिदिन करते आए हैं। इस वीडियो में मैं 4 टॉपिक डिस्कस कर रहा हूं। पहला जो टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे दुर्गा सेकंड भारत के सबसे आधुनिक हथियार के विषय में। समझेंगे कि दुर्गा सेकंड किस प्रकार का हथियार है जिसे भारत के सबसे आधुनिक हथियारों में शामिल किया जा रहा है, और यह भी समझेंगे कि इस समय ये क्यों चर्चा में बना हुआ है। वहीं जो दूसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे पूर्वोत्तर भारत के विषय में, जो रबर उत्पादन का एक नया हब बनता जा रहा है। तो समझेंगे कि आखिर यहां पर रबर का उत्पादन क्यों बढ़ रहा है और इससे इस क्षेत्र को क्या फायदा हो रहा है। वहीं जो तीसरी खबर है, उसमें हम बात करेंगे 1 साल के अंदर जो टोल बूथ हैं इनको बंद करने के निर्णय के विषय में। तो समझेंगे कि आखिर टोल बूथ जब बंद हो जाएंगे तो आखिर जो टोल टैक्स है वो कैसे वसूला जाएगा। वहीं जो चौथी खबर है, उसमें हम बात करेंगे डीसिप के विषय में, और ये जो डीसिप वाला टॉपिक है इसको मैंने कल भी कवर किया था, लेकिन किसी तकनीकी खराबी के कारण वह जो वीडियो था वो करप्ट हो गया था, पूरी तरह से अपलोड नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर आज जो है कि 4 टॉपिक पर मैं आपसे बात करने वाला हूं। सबसे पहले हम बात करेंगे दुर्गा सेकंड, जिसे भारत के सबसे आधुनिक हथियारों की श्रेणी में शामिल किया गया है। आइए इसको थोड़ा समझते हैं, लेकिन सबसे पहले आप 2 शब्दों को समझिए। पहला है लेजर हथियार अर्थात लेजर वेपन, दूसरा है माइक्रोवेव वेपन या माइक्रोवेव हथियार। तो जो लेजर हथियार है, इसमें क्या होता है कि जो लेजर की बीम होती हैं, लेजर की किरणें होती हैं, इनको हथियार के रूप में प्रयोग किया जाता है। आपने हॉलीवुड की मूवी में देखा होगा कि क्या होता है जब किसी चीज पर हमला होता है, अर्थात मान लेते हैं कि एलियन ने हमला किया, तो एलियन के हमले को रोकने के लिए क्या किया जाता है, जो लेजर टेक्नोलॉजी है इससे बहुत उच्च गति वाली और बहुत प्रभावी लेजर जो है कि छोड़ी जाती है, लेजर की किरणें छोड़ी जाती हैं, लेजर की बीम छोड़ी जाती हैं, और वह क्या करती हैं, सामने से आ रहे ऑब्जेक्ट को जलाकर नष्ट कर देती हैं। अर्थात जो लेजर टेक्नोलॉजी है इसका प्रयोग हम बहुत से कार्यों में बहुत पहले से करते आए हैं, लेकिन वर्तमान समय में क्या हो रहा है कि इसका जो प्रयोग है वह इसलिए बढ़ता जा रहा है क्योंकि हमने क्या किया है, जो लेजर बीम है इनको बहुत ज्यादा प्रभावी बना दिया है, इनकी क्षमता को काफी ज्यादा बढ़ा दिया है, और जो पहले एक सूक्ष्म आकार की लेजर निकलती थी, किरण निकलती थी, अब हमने उसके प्रकाश पुंज को क्या कर दिया है, बढ़ा दिया है, और इस तरह से हमने क्या किया है, लेजर के हथियारों का प्रयोग कर लिया है, और वर्तमान समय में हम इसकी क्षमता को और बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये जो लेजर वेपन्स हैं वर्तमान समय में कई देशों में यूज होते हैं, कई देशों ने अपने डिफेंस सिस्टम में इसको शामिल कर रखा है, तो इसका जिक्र आएगा, इसलिए मैंने इसको समझा दिया। दूसरा है जो माइक्रोवेव हथियार है। तो जो माइक्रोवेव हथियार है इसमें क्या होता है, जो माइक्रोवेव रेडिएशन इनसे निकलती है। जैसे इसको इस रूप में समझिए कि कहीं पर अगर बहुत ज्यादा भीड़ है, उस भीड़ को आपको तितर बितर करना है, या फिर आपको लगता है वह भीड़ हिंसा कर सकती है, आपको समय रहते उस भीड़ को शांत करना है, तो आप क्या करेंगे, एक ऐसा ट्रक लेकर जाते हैं जिस पर माइक्रोवेव रेडिएशन क्रिएट करने वाला हथियार लगा होता है। यह कुछ नहीं करता, लोगों पर कोई फायरिंग वगैरह नहीं करता है, यह बस क्या करता है कि जहां पर इसको खड़ा कर देंगे, इसको चालू कर देंगे, तो इससे कुछ माइक्रोवेव रेडिएशन निकलेंगे। इन माइक्रोवेव रेडिएशन के संपर्क में जैसे ही कोई व्यक्ति आएगा, उसके शरीर का टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ने लगेगा। दरअसल यह रेडिएशन क्या करती हैं, शरीर के अंदर प्रवेश करके शरीर की गर्मी को बढ़ाती हैं, ब्लड की गर्मी को बढ़ाती हैं। इससे व्यक्ति को थकावट महसूस होगी, व्यक्ति को लगेगा जैसे वो थक गया है, वह क्या होगा, शांत पड़ जाएगा, और कुछ देर के लिए बेहोश भी हो सकता है, लेकिन उसकी जान नहीं जाएगी, अर्थात व्यक्ति शिथिल पड़ जाएगा। माइक्रोवेव हथियारों की जब बात आती है, तो कुछ समय पहले चाइना ने यह दावा किया था, उसने भारत के खिलाफ माइक्रोवेव जो है कि वेपन का प्रयोग किया था, जो कि झूठी थी। यह जो माइक्रोवेव वेपन है इनका प्रयोग क्या होता है कि मान लेते हैं कोई ऐसा एरिया है जो बॉर्डर वाला है, वहां पर अगर कोई जो दुश्मन देश है उसके सैनिकों की एक्टिविटी हो रही है, तो सैनिकों की एक्टिविटी को रोकने के लिए क्या किया जाता है, वहां पर इस जो हथियार है इसको एक्टिवेट कर दिया जाता है, उससे रेडिएशन निकलता है। वह रेडिएशन के दायरे में जितने लोग आते हैं, चाहे वो कोई भी व्यक्ति
व्यक्ति हों उनके शरीर में प्रवेश करके उनको शिथिल कर देता है। तो ये जो दोनों हथियार हैं इनका आगे जिक्र आने वाला है, इसलिए मैंने बता दिया। कुल मिलाकर संक्षेप में समझें तो जो लेजर हथियार है, माइक्रोवेव हथियार है, ये आधुनिक हथियारों में शामिल किए जाते हैं और कई देश इसको हथियार के रूप में विकसित करने और इसकी क्षमता को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो लेजर हथियार है, जो माइक्रोवेव हथियार है, इस प्रकार के हथियारों को, इस प्रकार के वेपन को बोला जाता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। अब डायरेक्ट एनर्जी इसलिए क्योंकि जब तक मान लेते हैं मेरे पास कोई ऐसा डिवाइस है, कोई ऐसा हथियार है जिससे क्या होता है लेजर निकलती है, तो इससे निकलने वाली लेजर के संपर्क में डायरेक्ट जब तक कोई डिवाइस, कोई भी चीज नहीं आएगी उसको कोई नुकसान नहीं होगा। स्वाभाविक है अगर मैं क्या करूं, यहां से लेजर निकालूं और मैं यहां पर हाथ रखूं तो जब मेरा हाथ क्या होगा इस लेजर के संपर्क में आएगा तभी मेरा हाथ क्या होगा, प्रभावित होगा। तो इसी तरह से जो माइक्रोवेव के हथियार होते हैं इसमें भी क्या हुआ कि माइक्रोवेव हथियार कहीं रखा रहे लेकिन अगर कोई व्यक्ति उसके संपर्क में नहीं आ रहा तो उसका कोई मतलब नहीं है। तो यहां पर क्या हुआ, चाहे लेजर का एनर्जी हुआ या फिर माइक्रोवेव की एनर्जी हुआ, दोनों के ही संपर्क में लोग आते हैं तभी प्रभावित होते हैं। दोनों के संपर्क में कोई चीज आएगी तभी उस पर प्रभाव पड़ेगा और इसमें क्या हो रहा है, एनर्जी डायरेक्ट वहां तक पहुंच रही है, अर्थात किसी माध्यम का प्रयोग वह नहीं करे। तो कुल मिलाकर हमने समझा कि यह जो लेजर हथियार, माइक्रोवेव हथियार है, इनको बोला जाता है डायरेक्ट एनर्जी वेपन। इसलिए बोला जाता है क्योंकि एनर्जी डायरेक्ट व्यक्ति तक या फिर उस ऑब्जेक्ट तक पहुंचती है जिसको आपको नुकसान पहुंचाना है। ये जो हथियार है ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा क्रिएट करते हैं और जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यह बीम होती हैं, जो ऊर्जा होती हैं, ये इतनी प्रभावी होती हैं कि इनसे आप मिसाइल को नष्ट कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा कि लेजर जो टेक्नोलॉजी है, इस लेजर टेक्नोलॉजी का जो बीम है अर्थात उससे निकलने वाला जो ऊष्मा, जो प्रकाश है, इसकी अगर क्षमता आप बढ़ा दें तो ये मिसाइल को नष्ट कर सकता है। ये किसी जहाज को, किसी युद्ध में तैनात किसी भी उपकरण को नष्ट करने में सक्षम होता है। साथ ही साथ ये जो लेजर वाले बीम होते हैं या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी निकालने वाले जो हथियार होते हैं, ये क्या करते हैं, तकनीकी खराबी भी उत्पन्न करने की क्षमता रखते हैं। जैसे मान लेते हैं कोई फाइटर जेट है और वो फाइटर जेट को, उसकी जो पूरी टेक्नोलॉजी है उसमें क्या है, कुछ उपकरण लगे हैं। आप क्या करिए, कुछ ऐसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो है कि एनर्जी क्रिएट कीजिए कि सामने वाला का जो फाइटर जेट है उसमें जो तकनीकी सामान लगे हैं वो क्या करने, काम करना बंद कर दें। तो ऐसा भी किया जा सकता है और इसमें भी क्या हुआ, डायरेक्ट एनर्जी क्या होगी, उस फाइटर जेट तक जाएगी तभी उसको प्रभावित कर पाएगी। कुल मिलाकर यह जो हमारे पास डायरेक्ट एनर्जी वेपन है, ये एक नई सोच के साथ जो है कि कार्य कर रहे हैं और आने वाले समय में अगर इनके द्वारा देखा जाए तो इनसे कोई धूम धड़ाका तो नहीं होगा, इनसे कोई गोली तो नहीं चलेगी, लेकिन इससे काफी ज्यादा नुकसान भी पहुंचाया जा सकता है। लेजर हथियार से निकलने वाली ऊर्जा प्रकाश की चाल से चलती है। सोचिए कि जब प्रकाश की चाल से चलती हुई ऊर्जा किसी चीज से टकराएगी तो क्या होगा, वो तो जलकर खत्म ही हो जाएगा क्योंकि इसके अंदर क्या है, ऊष्मा है। तो यह अपने रेंज में आने वाले किसी मिसाइल, किसी फाइटर जेट या अन्य किसी हथियार को कुछ सेकंड में क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। तो प्रकाश की चाल आपको पता है कितनी तीव्र होती है। आपको मालूम चला कि क्या हुआ है कि कहीं मिसाइल एक्टिवेट किया गया है और मिसाइल जब तक आपके यहां पहुंचा, आपने क्या किया, उसको अपने जो लेजर के हथियार हैं उनको निर्देश दिया और उनको टारगेट बताया। तो मालूम चला कि उन्होंने अभी मिसाइल छोड़ी ही थी, उससे पहले मिसाइल की चूंकि गति बहुत ज्यादा नहीं होती, चाहे वो मैक 1 की गति हो, मैक 2 की हो या फिर सुपरसोनिक गति हो, लेकिन प्रकाश की चाल के आगे वह कुछ भी नहीं है। स्वाभाविक है आप क्या कर सकते हैं, दुश्मन की मिसाइल को उसी के देश की सीमा के अंदर भी नष्ट कर सकते हैं। यह जो है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से हमला कर सकते हैं, अर्थात जो लेजर वाली टेक्नोलॉजी वाले जो हथियार हैं, और इनकी स्पीड पर पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण और वायुमंडलीय दशा का भी बहुत ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। ये सूक्ष्म और लक्ष्य पर एकदम ठीक निशाना लगाने में सक्षम होते हैं और इनको बनाने में ऐसा नहीं है कि हमेशा बहुत ज़्यादा खर्च आएगा। स्वाभाविक है अगर लेजर टेक्नोलॉजी वाला कोई हथियार है तो उसमें जो लेजर बीम की आखिर आप उसकी
क्षमता कितनी रखते हैं, क्षमता कम होगी तो पैसा कम खर्च होगा, क्षमता ज़्यादा होगी तो पैसा ज़्यादा खर्च होगा। अर्थात इससे विकसित और विकासशील हर कैटेगरी के देश बना सकते हैं। और साथ ही साथ अगर एक बार आप इसको बना लेते हैं तो आप इसको लंबे समय तक यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें ऐसा नहीं है कि इसका फ्यूल आपको भरना पड़ेगा, ये रखा रखा खराब हो जाएगा। डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन अर्थात DRDO भविष्य के हथियार के रूप में लेजर और बीम पर आधारित हथियार का निर्माण कर रहा है, और भारत भी लेजर और माइक्रोवेव हथियार का निर्माण कर रहा है। भारत सरकार ने इसके लिए एक राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम जिसका नाम है काली बीम, इसको प्रारंभ किया था। ये देखिए काली बीम का नाम, बीम इसमें शब्द जो है वह लेजर टेक्नोलॉजी के लिए जुड़ा हुआ है। इसी प्रोग्राम के तहत भारत ने पिछले दिनों 2 एंटी ड्रोन डायरेक्ट एनर्जी वेपन को हम DEW बोलते हैं, तो 2 एंटी ड्रोन डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम बनाए थे जिनकी टारगेट रेंज क्या थी, 1 से लेकर 2 किलोमीटर थी। अब इसको आसान समझ में मान लेते हैं, यह क्या है, एक ड्रोन है और यह आपकी ओर बढ़ रहा है। आपने क्या कर रखा था कि जो राष्ट्रीय स्तर का प्रोग्राम चलाया था, इसके तहत क्या कर रखा था, आपने लेजर टेक्नोलॉजी से एक ऐसा हथियार बना रखा था कि जैसे ही क्या होगा, यह 1 से 2 किलोमीटर की इसकी रेंज में आएगा, इसको यह नष्ट कर सकता था। यह जो हथियार है जो हम लोगों ने बनाया था डायरेक्ट एनर्जी वेपन सिस्टम वाला, यह स्वदेशी हथियार है और यूएस से, रूस, चीन, इजराइल और जर्मनी से कम क्षमता का है। लेकिन भारत ने ऐसा नहीं हुआ कि इसको बनाने के बाद सब कुछ शांत हो गया। भारत ने कुछ और भी किया है, इसको मैं आगे बताऊंगा। अमेरिका ने कई साल पहले 33 किलोवाट के लेजर गन का निर्माण कर लिया था, जिसका प्रयोग भी किया जा चुका है। जो लेजर गन होते हैं क्या होते हैं, इनसे लेजर बीम निकलती है और इसकी क्षमता कितनी है, 33 किलोवाट। अमेरिका के पास जो है कि 300 से लेकर 500 किलोवाट तक के डायरेक्ट एनर्जी वेपन हैं और उसकी तरफ आने वाली वो मिसाइलों को तुरंत नष्ट कर सकता है। अब देखिए जो किलोवाट की कैपेसिटी का मैंने इसलिए जिक्र किया कि भारत ने वर्ष 2017 में 1 किलोवाट के लेजर सिस्टम का विकास किया था और उसके बाद भारत ने क्या किया, 25 किलोवाट के लेजर सिस्टम को बनाया। और यह जो 25 किलोवाट का लेजर सिस्टम था, यह अपनी रेंज में आने वाले 5 किलोमीटर के दायरे में किसी भी चीज को नष्ट करने की क्षमता रखता है। लेकिन इसकी रेंज क्या है, काफी कम है और इसकी जो कैपेसिटी है 25 किलोवाट की है। भारत में आपको पता है कि जो ड्रोन को खत्म करने के लिए, जैसा कि हमने बताया कि पहले से हम क्या कर रहे हैं, इस लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमने डायरेक्ट एनर्जी वेपन बना रखा है। लेकिन भारत ने क्या किया है, अब DRDO के माध्यम से दुर्गा सेकेंड, अब देखिए इसका जो फुल फॉर्म है ये मैंने लिख दिया है कि आखिर दुर्गा इसको सेकेंड नाम क्यों दिया है, ये कंफर्म नहीं है। हो सकता है कि प्रायोगिक तौर पर अभी जो है कि DRDO ने इसको डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन हो सकता है कि उसने पहले दुर्गा 1 बनाया हो जो कि किसी कारण से सामने नहीं लाया जा सका है, लेकिन दुर्गा सेकेंड की जानकारी सामने आई है। तो कुल मिलाकर भारत DRDO के माध्यम से दुर्गा सेकेंड नामक एक लेजर हथियार जो किस पे आधारित है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन पर आधारित है, इसका जो है कि इसका निर्माण कर रहा है और इसे जल, स्थल और एयर डिफेंस सिस्टम पर लगाया जा सकेगा। अर्थात यह जो हम दुर्गा सेकेंड जो कि क्या है, डायरेक्ट एनर्जी वेपन का एक रूप है जिसमें हम लेजर टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर रहे हैं, DRDO अब इसको विकसित कर रहा है। और यह क्या होगा, हमारे सेना के जो तीनों कमांड हैं उन तीनों को सौंपा जाएगा और इसको आप जो है कि हेलीकॉप्टर पर भी लगा सकते हैं, फाइटर जेट में भी लगा सकते हैं, नेवी भी यूज कर सकती है और कहीं आप जो है कि स्थलीय क्षेत्र में भी लगा सकते हैं। दुर्गा सेकेंड जो है कि अभी प्रायोगिक फेज में है और DRDO इसमें ऐसी लेजर तकनीकों को विकसित करने का प्रयास कर रहा है कि जो ठोस अवस्था, फाइबर अवस्था और रासायनिक अवस्था में रहकर डिफेंसिव और ऑफेंसिव रूप में क्या कर सके, अपनी भूमिका निभा सके। अर्थात हम इससे हमला भी कर सकते हैं और अपने ऊपर आते हुए किसी हमले को रोक भी सकते हैं। DRDO को लेजर वेपन के विकास के लिए $100 मिलियन का क्या किया, फंड दिया गया है और इसी फंड का प्रयोग करके वो दुर्गा सेकेंड जो कि क्या कर रहा है, एक प्रकार का डायरेक्ट एनर्जी वेपन है जो कि लेजर टेक्नोलॉजी पर आधारित है, उसका विकास कर रहा है।
दुर्गा सेकंड के विषय में बस एक चीज जान लीजिए, यह कोई नया प्रोग्राम नहीं है, यह लगभग 2 दशक से पुराना प्रोग्राम है। और भारतीय वायुसेना के अधिकारी के नायर ने 2018 में लिखा था कि इस क्षेत्र में अभी कम प्रगति हुई है और इसको बनाने के लिए प्रयास डीआरडीओ लंबे समय से कर रहा है। इसमें चुनौतियां दरअसल ये हैं कि आखिर जब हम प्रकाश को, जो ऊष्मा है, जो लेजर है, निकालते हैं, आखिर इस उच्च ऊष्मा को संचय कैसे किया जाए। मान लेते हैं इससे क्या करेंगे, हम लेजर को, बीम को निकालेंगे तो पहले हमें क्या करना होगा, उसमें उतनी ऊष्मा तो जनरेट करना होगा, उसको स्टोर करना होगा, तब तो हम क्या करेंगे, लेजर बीम के माध्यम से ऊष्मा को भेज सकेंगे। तो पहली चुनौती ये है। दूसरा है कि लेजर बीम का जब प्रयोग किया जाता है, मान लेते हैं इस डिवाइस से बार बार आप लेजर बीम छोड़ रहे हैं तो इसका भी टेम्परेचर बढ़ने लगता है, तो आखिर इसके टेम्परेचर को कैसे कम किया जाए, ये चुनौती है। साथ ही साथ बीम को कैसे निकाला जाए जिससे वह जो बीम है वह एक दूसरे से ना टकराए। मान लेते हैं वो किरणें जो बीम होंगी वह एक तो होगी नहीं, उसमें कई जो है कि किरणें होंगी, आपस में ही ना टकराएं, वो बिल्कुल जहां पर आप पहुंचाना चाहते हैं सभी एक साथ पहुंच पाएं। यह कैसे किया जाए, यही चुनौती थी और इसी के कारण इसमें समय लग रहा था। लेकिन अब जो हमारे सामने अनाउंसमेंट है उससे यह पता चलता है कि दुर्गा सेकंड बहुत जल्द हम लोगों के सामने होगा और हमारी जो सेना है वह काफी इससे मजबूत हो पाएगी। आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। अब बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, थोड़ा हम लोग तेजी से बढ़ेंगे जिससे हम चारों टॉपिक कवर कर सके। अब देखिए आपको इंडिया का मैप दिखाया गया है, ये पूर्वोत्तर भारत का मैप दिखाया गया। एक चीज वो समझ लीजिए और वह ये है कि आपको पता है कि अगर इंडिया से आप साउथ की ओर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा, इक्वेटर मिलेगा। अब इक्वेटर से जो यह क्षेत्र है ये क्या है, समीप है और समीप होने के कारण यहाँ पर टेम्परेचर क्या होगा, ज़्यादा होगा। टेम्परेचर यहाँ पर इस वजह से भी ज़्यादा होता है, यहाँ पर क्या है, बे ऑफ बंगाल है और बे ऑफ बंगाल क्या है, ओशन वाला क्षेत्र है। ओशन वाले क्षेत्र का टेम्परेचर हमेशा ज़्यादा रहता है, वहाँ पर टेम्परेचर बहुत कम नहीं होता है। जैसे स्थलीय क्षेत्रों में आप देखते हैं कि ठंडी के समय जो है कि टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है, ओशन के टेम्परेचर में बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएशन नहीं होता है, 1 से 2 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर का अंतर आता है। तो इस तरह से यहाँ पर सागरी इंपैक्ट भी है और इसकी वजह से यहां पर टेम्परेचर ज्यादा रहता है। अब यहां पर एक राज्य है, उसकी लोकेशन देख लीजिए आप। यहां पर देखिए आपको यहां पर दिखाया गया बांग्लादेश और इससे लगा हुआ ये त्रिपुरा दिखाया गया और जो त्रिपुरा की लोकेशन है आप देख सकते हैं बे ऑफ बंगाल के पास में है, कुल मिलाकर इक्वेटर के पास में है, बे ऑफ बंगाल के पास में है। टेम्परेचर ज्यादा है, टेम्परेचर ज्यादा होने के साथ साथ यहां पर चूंकि जल की उपलब्धता है तो इसकी वजह से क्या होगा, जो है कि वाष्पीकरण ज्यादा होगा। वाष्पीकरण ज्यादा होगा तो क्या होगा, आर्द्रता, नमी ज्यादा होगी। नमी ज्यादा होगी तो क्या होगा, वर्षा भी ज्यादा होगी, जैसा कि आप मेघालय के संदर्भ में समझते हैं। टेम्परेचर ज्यादा है, ह्यूमिडिटी ज्यादा है, वर्षा ज्यादा होगी। यहां पर अगर क्या हो, दोमट मिट्टी हो तो क्या हो जाएगा, रबर का उत्पादन हो जाएगा। तो आपको पता है रबर के विषय में कुछ फैक्ट देख लीजिए। सर हेनरी विलियम द्वारा 1876 में ब्राजील से रबर को भारत लाया गया था, इसके बीज को भारत लाया गया था। भारत में रबर का प्रथम उत्पादन पेरियार तट पर उत्तरी त्रावणकोर में किया गया था और उसी के बाद से केरला में क्या हो रहा है, इसका उत्पादन हो रहा है। इसकी पहले जो कृषि होती थी मुख्य रूप से दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में केंद्रित थी और केरल क्या है, आपका भारत का सबसे बड़ा रबर उत्पादक राज्य है। त्रिपुरा जो है कि इस समय सेकेंड जो है कि क्या है, प्रोडक्शन करने वाला जो है कि राज्य है। इसके लिए आवश्यक दशाएं क्या क्या चाहिए ये देख लीजिए, आपसे प्रारंभिक परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो देखिए जो रबर का उत्पादन करने के लिए 200 सेंटीमीटर आपको जो है कि वार्षिक वर्षा चाहिए होती, कम से कम। इससे ज्यादा होगा तो प्लस होगा। जैसे केरला में आपको पता है वर्षा ज्यादा होती है, वहां पर वर्षा ज्यादा होने की वजह से लेटराइट सॉइल का विकास होता है। तो इसके लिए भी क्या होता है, लाल लेटराइट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, गहरी दोमट मिट्टी बहुत अच्छी मानी जाती है, वर्षा अधिक चाहिए होता है, टेम्परेचर भी ज्यादा चाहिए होता है। तो यहां पर टेम्परेचर चाहिए होता है 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 35 डिग्री सेल्सियस के बीच। और यहां का जो क्लाइमेट होना चाहिए उष्णार्द्र होना चाहिए, अर्थात ऐसा टेम्परेचर होना चाहिए जिसमें टेम्परेचर भी ज्यादा है और ह्यूमिडिटी भी ज्यादा है। टेम्परेचर ज्यादा, ह्यूमिडिटी ज्यादा वाले क्लाइमेट को ही बोला जाता है आपका ह्यूमिड टेम्परेचर, जो है कि ह्यूमिड क्षेत्र वाला क्लाइमेट। आपको इसके लिए क्या करना होगा, समय समय पर उर्वरक की भी आवश्यकता होती पड़ेगी और जो सूर्य का प्रकाश है ये भी चाहिए होता है और सूर्य का प्रकाश उन्हीं क्षेत्रों में मिल पाता है जहां पर क्या है, जो इक्वेटर के पास में ज़्यादा है। जैसे कि अगर आप जैसे जैसे नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, अर्थात इक्वेटर से नॉर्थ की ओर बढ़ेंगे, आपको पता है सूर्य की किरणों का तिरछापन बढ़ता जाता है, प्रकाश की मात्रा में कमी आने लगती है। कुल मिलाकर इक्वेटर के पास वाले क्षेत्रों में इसका क्या होता है, आपने सुना होगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, क्योंकि ये जो कंडीशन है क्या होती है, वहाँ
पर आइडियल फिक्स हो जाती है। हाल के वर्षों में पूर्वोत्तर भारत में प्राकृतिक रबर का उत्पादन बढ़ा है, जिसका कारण इन क्षेत्रों में प्राकृतिक रबर के उत्पादन में आने वाली कम लागत है। अर्थात जो यहाँ पर प्राकृतिक रबर को उत्पादन करने में जो खर्च आता है वह कम आता है। जैसे कि देखें कि अगर केरल में 1 किलो रबर का आपको उत्पादन करना है तो आपको खर्च जो आएगा वो 184 रुपये आएगा, वहीं पूर्वोत्तर भारत में जो खर्च है 80 रुपये आता है। स्वाभाविक है, जब इतना ज़्यादा डिफरेंस है और अगर क्लाइमेटिक कंडीशन भी सुटेबल है तो क्या होगा, यहाँ पर प्रोडक्शन किया जाएगा। इसके पीछे जो प्रमुख कारण है कि जो खर्च कम आने का वह है मजदूरी दर। आपको पता है कि केरला में क्या है कि मजदूरी दर सबसे ज़्यादा है। जैसे 2018 में केरला में जो मजदूरी दर थी वह 408 रुपये से ज़्यादा थी। स्वाभाविक है, जो आपका पूर्वोत्तर भारत वाला क्षेत्र है वहाँ पर अभी इतनी संपन्नता नहीं है, इसके कारण वहाँ पर इतनी मजदूरी नहीं दी जाती है और इसके वजह से चूंकि मजदूरी लागत कम होती है, इसके वजह से वहाँ पर टोटल जो कॉस्ट है वो कम आता है। इसके साथ साथ उर्वरक पर सब्सिडी मिलती है और भूमि की उत्पादकता भी अभी पूर्वोत्तर भारत की काफ़ी अच्छी है। इसके कारण वहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्शन बढ़ रहा है। त्रिपुरा में जमीन की कीमत भी कम है, अर्थात अगर कोई किराए पर लेकर जमीन पर क्या करता है, रबर का उत्पादन करता है तो भी कम में मिल जाती है। और यहाँ की जो सरकार है ये भी क्या कर रही है, यहाँ के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई प्रकार की सुविधाएं दे रही है, जिसके वजह से टोटली यहाँ पर क्या हो रहा है, रबर का जो खर्च है वह उत्पादन का वो कम हो रहा है। रबर बोर्ड ऑफ इंडिया के अनुसार पूर्वोत्तर भारत रबर के एक नए हब के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। त्रिपुरा अपने रबर निर्यात को पहले बांग्लादेश को निर्यात कर रहा था, अब उसने अपने रबर का जो निर्यात है नेपाल को भी करना प्रारंभ कर दिया है। अर्थात यहाँ से एक नई संभावना क्रिएट होने लगी है और वो ये है कि जितना भी रबर का उत्पादन हो, चूंकि रबर की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, उसको निर्यात किया जा सकता है। रबर बोर्ड ने जानकारी दी है कि 18 टन के रबर का जो है कि सीट को निर्यात किया गया है त्रिपुरा के द्वारा, और कहाँ किया गया है, विराटनगर नेपाल को किया गया है। इस समय त्रिपुरा लगभग 85,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर रबर की कृषि कर रहा है तथा 62,000 टन वार्षिक जो है कि क्या कर रहा है, रबर का उत्पादन कर रहा है। त्रिपुरा के लगभग 1.5 लाख परिवारों को, यहाँ परिवार शब्द है, व्यक्ति शब्द नहीं है। आप जानते हैं कि एक परिवार में 5 लोग होते हैं, तो इससे इसको क्या कर सकते हैं, आप मल्टीपल करके देख सकते हैं। तो यहाँ पर त्रिपुरा के 1.5 लाख परिवारों को इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिल रहा है। पूर्वोत्तर के जो 7 राज्य हैं वह मिलकर क्या कर रहे हैं, 1,90,000 हेक्टेयर क्षेत्र पर रबर की कृषि कर रहे हैं और वार्षिक रूप से 1,11,700 टन वार्षिक रूप से रबर का उत्पादन कर रहे हैं। त्रिपुरा के बाद जो सर्वाधिक रबर का उत्पादन हो रहा है पूर्वोत्तर राज्यों में वो है असम, और यहाँ पर क्या हो रहा है, इतने हेक्टेयर में जो है कि कृषि की जा रही है और इतना जो है कि उत्पादन किया जा रहा है। असम के बाद जो है कि नाम आता है मेघालय, नागालैंड, मणिपुर का स्थान आता है और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश में भी इसका उत्पादन किया जा रहा है। अर्थात एक नए क्षेत्र के रूप में, रबर के उत्पादन क्षेत्र के रूप में यह उभर कर आया। वर्तमान में केंद्र सरकार और पूर्वोत्तर भारत की जो राज्य सरकार हैं वो भी प्रयास कर रही हैं कि यहाँ पर जो रबर का उत्पादन हो रहा है उसका खपत किया जाए। खपत होगी तो उससे क्या होगा, डिमांड क्रिएट होगी और डिमांड क्रिएट होगा तो यहाँ पर के जो लोग हैं रबर उत्पादन में लगे हुए हैं उनको लाभ मिलेगा, उनको बूस्टअप मिलेगा। साथ ही साथ इसके अलावा ट्रांसपोर्ट की जो लागत है वो भी इन क्षेत्रों में कम है और इसकी वजह से कीमतें क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। और कम होने की वजह से क्या हो रहा है, टायर और गैर टायर यूनिट्स की जो फैक्ट्रियां हैं उनको लगाया जा रहा है। इससे यह जो यूनिट्स लगाई जा रही हैं यह क्या कर रही हैं, रबर का उपयोग कर रही हैं, जिसके वजह से यहाँ के लोगों को क्या मिल रहा है, एक आजीविका का आधार मिल रहा है, लोग ज़्यादा प्रोडक्शन कर रहे हैं। भारत सरकार इस समय चीन और थाईलैंड से प्राकृतिक रबर के आयात को कम करने के लिए पूर्वोत्तर राज्यों पर विशेष ध्यान दे रही है और इसी के कारण यहां पर जो रबर का उत्पादन है वो बढ़ रहा है। अब हम बढ़ते हैं अपने तीसरी खबर की ओर, जो कि टोल बूथ से जुड़ी हुई। बस एक दो फैक्ट समझ लीजिए कि जो टोल प्लाजा है, आपने देखा होगा उस पर जाम लगता है, तो टोल प्लाजा पर जो जाम लगता है, इस जाम लगने में आपने देखा होगा गाड़ी को आप खड़ा करके रखते हैं, उसमें एसी चलता रहता है, गाड़ियां चालू रहती हैं। तो गाड़ियों के चालू रहने से ये लगभग एक अनुमान लगाया गया है कि 1 लाख करोड़ रुपए का तेल सिर्फ उस जाम की वजह से क्या होता है, आपका खराब होता है। अर्थात अगर आपको टोल बूथ पे ना रुकना पड़े, किसी को ना रुकना पड़े, तो 1 लाख करोड़ रुपए का जो तेल बर्बाद होता हुआ नहीं हुआ। सिर्फ यह 1 लाख करोड़ रुपए तेल का बर्बाद होना नहीं है, इससे जो धुआं निकलता है, उससे जो आपको पता है ग्रीन हाउस गैसेस निकलती हैं, वो एक अलग मुद्दा है। इसके अलावा जब आप क्या करते हैं, टोल बूथ पर खड़े होते हैं तो विलंब होता है और विलंब होने से क्या होता है, किसी प्रोडक्ट का जो मूल्य कम होता है, साथ ही साथ कई बार उस पर हर्जाना भी लग जाता है। इसके वजह से
से भी प्रत्येक साल लगभग 45,000 करोड़ रुपए का क्या होता है जो है कि लॉस होता है, कमी आती है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो लगभग 1.45 लाख करोड़ रुपए का नुकसान टोल बूथ की वजह से हमें होता है। तो अब क्या हुआ है, केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने लोकसभा में कहा है कि सरकार 1 साल के अंदर सभी टोल प्लाजा को खत्म करने की योजना पर काम कर रही है। टोल बूथ पर इस समय जो भुगतान होता है 2 तरह से होता है। पहला होता है कैश के माध्यम से, जैसा कि आपने देखा होगा हम और आप बहुत से लोग क्या करते हैं कि अपनी गाड़ी को ले जाकर खड़ा कर देते हैं, कैश देने का इंतजार करते हैं, फिर पर्ची लेकर आगे बढ़ते हैं। दूसरा है फास्टैग, जो आपने अगर गाड़ियों में लगवा लिया है, हमने गाड़ियों में लगवा लिया है, तो फास्टैग से भी कम चल जाता है। आपको पता है जो फास्टैग का यह पूरा कॉन्सेप्ट है 2014 में लाया गया था, 2016 से गाड़ियों पर लगवाया जा रहा है और अभी तक लगभग 93% गाड़ियों पर इसको लगवा जरूर दिया गया है। बावजूद अभी 7% लोग क्या हैं कि जो अपनी गाड़ियों में क्या कर रहे हैं, कैश के लिए से भुगतान कर रहे हैं। कैश से भुगतान करने की वजह से जो लाइन लगने की समस्या थी, टोल बूथ पर खड़े होने की समस्या थी, उसका समाधान नहीं हो पाया। अर्थात ये लगा था कि जो फास्टैग लगेगा और आप जैसी गाड़ी आपकी पहुंचेगी तो दरवाजे खुल जाएंगे, लेकिन अभी ये भी बहुत ज़्यादा ऑपरेशनल नहीं हो पाया है और अभी भी लोगों का जो रुझान है या जो लोगों को इसको लेकर एक्सेप्टेंस है वो कम है, जिसकी वजह से क्या हो रहा, अभी भी ये दिक्कत बनी हुई है। और सरकार वार्षिक रूप से लगभग आपको पता है 24,000 करोड़ रुपए का सालाना टोल बूथ जो है कि कलेक्ट करती है। लेकिन कोरोना के फेज में क्या हुआ था, 10,000 करोड़ रुपए का जो है कि क्या हुआ था, इनको टोल बूथ का टैक्स प्राप्त हुआ था, इससे इनको क्षति हुई थी। तो सरकार को ये लग रहा है कि हो सकता है भविष्य में भी ऐसी कोई कंडीशन आए, इसलिए क्या करना है, किसी भी तरह से जो रोड पर जो कोई गाड़ी जाती है उससे टोल लेना ही है, भले ही लॉकडाउन लग जाए। इससे क्या होगा कि गाड़ी जैसे ही चले हमें पता चल जाए, उससे हम टैक्स ले लें। अर्थात कोई जरूरी नहीं है कि टोल बूथ पर रहने वाला कोई व्यक्ति हो ही हो, हर गाड़ी के विषय में हमें जानकारी। तो इसी प्रकार का कुछ विचार सरकार लेकर आई है। एक टोल बूथ जो होता है वो 60 किलोमीटर की दूरी पर होता है, लेकिन अभी जो सूचनाएं सामने आई उससे पता चला है कि जो वहां कई जगहों पर ऐसा है कि 60 किलोमीटर की दूरी पर 2-2 टोल बूथ हैं। इसका मतलब है लोग अनायास पैसा दे रहे हैं, उनका समय भी बर्बाद हो रहा है। तो इन सभी चीजों के समाधान के रूप में नितिन गडकरी जी ने कहा है कि सरकार अब उन लोगों पर पुलिस इंक्वायरी बैठाएगी जो फास्टैग से पेमेंट नहीं कर रहे हैं और जो कैश के भरोसे हैं। खैर, सरकार ने इन्होंने ये भी कहा है कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उन पर हम निःशुल्क फास्टैग लगाने की भी हम विचार कर रहे हैं और इसका भी उन्होंने घोषणा कर दी। नितिन गडकरी जी ने कहा है कि अब गाड़ियों में क्या किया जाएगा, उनको जीपीएस से कनेक्ट किया जाएगा और इसकी मदद से जीपीएस की मदद से टोल का भुगतान किया जाएगा। इसमें फास्टैग को जीपीएस से जोड़ा जाएगा, अर्थात जो आपका फास्टैग लगा हुआ है उसको जीपीएस से जोड़ा जाएगा। और उन्होंने कहा कि जो लोग अब इन गाड़ियों पर फास्टैग नहीं लगवाएंगे वो उनके विषय में माना जाएगा कि वो टोल चोरी कर रहे हैं और टैक्स ना देने का मामला माना जाएगा। यह कैसे होगा, इसको इस रूप में समझिए। मान लेते हैं एक यह नेशनल हाईवे, और ये जो नेशनल हाईवे है यह जुड़ा हुआ है आपके किसी ग्रामीण क्षेत्र से या आपका जहां घर है। मान लेते हैं ये आपकी कॉलोनी है, आपके घर का रास्ता है, यहां से आकर आप क्या हुए, इस हाईवे पर जो है कि आपने कदम रखा, प्रवेश किया, अपनी गाड़ी को आपने यहां पर क्या होगा, एक जो है कि ऐसा कैमरा लगा होगा जो आपके फास्टैग को क्या करेगा, इमेज ले लेगा। और चूंकि आपकी गाड़ी को अब फास्टैग और जीपीएस से जोड़ दिया गया है, जैसे जैसे आपकी गाड़ी मूव कर रही है तो अब यह क्या कर रहा है, ये जो कैमरा लगा है इसने सूचनाएं ले ली हैं। अब आपके जीपीएस से ये लोकेशन आपकी देख रहा है कि कितनी दूरी आप तय कर रहे हैं। और मान लेते हैं ये हाईवे आगे तक गया है, लेकिन यहां पर एक रास्ता था, आपने हाईवे से अपनी गाड़ी को उतार दिया। अब जब गाड़ी से उतार दिया तो आपको यहां इससे आगे का टैक्स नहीं देना है। यहां पर एक कैमरा लगा होगा और वह क्या करेगा, सूचना भेजेगा कि आपने क्या किया, यहां से एग्जिट कर लिया। तो ये देखिए आपका एंट्री पॉइंट, ये है आपका एग्जिट पॉइंट। इसके आधार पर क्या होगा, आपकी जो फास्टैग से आपका पेमेंट कट जाएगा। अर्थात किसी भी व्यक्ति की जरूरत इसमें नहीं है। इसमें जरूरत क्या है कि आपकी गाड़ी जीपीएस और फास्टैग से क्या होगी, जुड़ी होगी। और जो भी क्या होगा, आपका जो भी एंट्री पोर्ट होगा, एंट्री का जो एरिया होगा जो कि नेशनल हाईवे पर लगे होंगे, तो वहां पर क्या होगा, मान लेते हैं ये है और इस पे क्या हो, मान लेते हैं यहां पर ये नेशनल हाईवे है। अब ये जो नेशनल हाईवे है तो यहां पर क्या होगा, 2 जो है कि कैमरे लगे होंगे, एक का मुंह इधर होगा, एक का मुंह इधर होगा। अगर क्या करते हैं आप इससे अंदर की ओर आते हैं तो इसका मतलब क्या है कि आप कहीं हाईवे से आ रहे थे इधर से या फिर इधर से, तो ये क्या हो गया, एग्जिट हो गया। ठीक इसी तरह से
क्या होगा, ये कैमरे क्या करेंगे, अगर आप हाईवे पर चढ़ रहे हैं तो उसकी भी ये सूचना लेते रहेंगे और इस तरह से फास्टैग और जीपीएस के माध्यम से क्या होगा, ये पूरा ऑपरेशनाइज होगा और जो आपको टोल टैक्स पर टोल भरना पड़ता था वह नहीं भरना होगा। सरकार इस विचार को लेकर आगे बढ़ रही है। नितिन गडकरी ने संसद में कहा कि सड़क पर कैमरा रहेगा और जीपीएस इमेज कैच करेगा, जहां से आप जाओगे जहां निकलोगे उतना ही पेमेंट आपको करना होगा, जबकि पहले क्या होता था, आपको बहुत दूरी तक का भी पेमेंट करना होता। अर्थात मान लेते हैं आपने एक किया टोल बूथ को क्रॉस किया, उससे 5 किलोमीटर दूर ही आपको जाना था, लेकिन पूरा आपको देना पड़ता। खैर, आई होप आप संक्षेप में इसको समझ पाए होंगे। अब हम बात करते हैं डीसिप के विषय में, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक के विषय में, जो टॉपिक कल छूट गया था। आपको पता है कि प्रत्येक देश में कुछ महत्वपूर्ण बैंक होते हैं जिनका आधार और जिनका नेटवर्क काफी बड़ा होता है और इन बैंकों पर लोगों का भरोसा ज्यादा होता है, इनमें लोग पूंजी भी ज्यादा निवेश करते हैं। ऐसे में यदि इस प्रकार के बैंक डूबते हैं तो कई प्रकार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के कारण जो वैश्विक सहमति हुई है मानती है कि इस प्रकार के जो बैंक हैं इनको कभी भी डूबने नहीं देना चाहिए। यह अगर डूब भी रहे हो तो भी सरकारों को इन्हें बचाना चाहिए। इसलिए बचाना चाहिए क्योंकि अगर इसी जो बड़े बैंक हैं जब वह कोलैप्स होंगे, वह डिफॉल्ट होंगे, वह डूब जाएंगे तो लोगों का बैंकिंग सिस्टम से ही भरोसा खत्म हो जाएगा। और सिर्फ बैंकिंग सिस्टम से भरोसा खत्म नहीं होगा, बल्कि वह जो बैंक अपनी वित्तीय सेवाएं चाहे लोन के रूप में या फिर जिस रूप में भी दे रहे थे वो प्रभावित होगा और जो पूरा जो आपका फाइनेंशियल फ्लो है, जो वित्तीय प्रवाह है, वो प्रभावित होगा। तो इसलिए कहा जाता है कि जो देश क्या है, हर देश के कुछ ऐसे बड़े बैंक हैं और उन बड़े बैंकों को चाहे वो निजी क्षेत्र के हों या फिर सरकारी क्षेत्र को हों, उनके बचाने की जिम्मेदारी सरकार पर भी होनी चाहिए। प्रश्न आएगा आखिर ऐसा क्यों? तो देखिए हुआ क्या था, वर्ष 2018 में अमेरिका में जब मंदी आई थी उस समय अमेरिका का चौथा सबसे बड़ा बैंक जिसका नाम था लेहमन ब्रदर्स, वह डूब गया और इस डूबने के कारण अमेरिका में फाइनेंशियल क्राइसिस की कंडीशन क्रिएट हुई और यहीं से अमेरिका में मंदी को प्रारंभ माना जाता है। वर्ष 2008 में यह जो लेहमन ब्रदर्स था, इसकी जो पूंजी का आकार था वो समझिए कितना था, 680 बिलियन यूएस डॉलर। और 680 बिलियन यूएस डॉलर कितना होता है, इसको इस रूप में समझिए कि वर्तमान समय में ये देखिए मैं ये 680 बिलियन डॉलर बता रहा हूं 2008 में, जबकि वर्तमान समय में अगर आप एसबीआई के एसेट साइज से इसको कंपेयर करें तो एसबीआई का जो एसेट साइज है वो मात्र और मात्र 590 बिलियन यूएस डॉलर है, जबकि 2008 में ही लेहमन ब्रदर्स कितने का था, 680 बिलियन यूएस डॉलर का था। स्वाभाविक है इसमें काफी लोगों ने पैसा लगाया था, इस बैंक में कई कंपनियों ने निवेश किया था, कई जो है कि एलआईसी जैसे वहां पर इंश्योरेंस की कंपनियां हैं उन्होंने निवेश कर रखा था। पूरा क्या हुआ, पूरा एक सिस्टम जो बना हुआ था कोलैप्स कर गया। इस बैंक को डूबने के बाद यूएस कैपिटल मार्केट में एक प्रकार का भूचाल आया और बैंकिंग जो व्यवस्था है इस पर कई तरह की बातें उठने लगी और यहीं से क्या हुआ, डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक अर्थात डीसिप की अवधारणा विकसित हुई और इसके अंतर्गत यह कहा गया कि ये जो बैंक है ये महत्वपूर्ण बैंक है, हर देश को अपने यहाँ के बैंकों की ऐसी सूची बनानी चाहिए और उस सूची में कुछ बैंकों को जो कि डीसिप के अंतर्गत आ सकते हैं उनको रखना चाहिए और उनको बचाने का प्रयास करना चाहिए। इसी के कारण डीसिप का जो टैगलाइन है वह है टू बिग टू फेल, अर्थात यह इतने बड़े हों कि फेल होने की संभावना क्या हो जाए, समाप्त हो जाए। इसका आशय यह है कि यह वह बैंक है जिनके डूबने की संभावना क्या है, कम है। दूसरे शब्दों में डीसिप वह बैंक है जो किसी विषम स्थिति में अपने आप को संभाल सकते हैं और सरकार को भी प्रयास करना चाहिए कि वो बैंक ना डूबे, क्योंकि अगर यह बैंक डूब गए तो क्या होगा, फाइनेंशियल क्राइसिस आ जाएगी। इसी को देखते हुए बैंकिंग पर्यवेक्षण पर जो बेसल समिति है उसने अक्टूबर 2012 में डीसिप से संबंधित अपनी रूपरेखा को अंतिम रूप दिया और भारत ने भी इसको अपनाया, आरबीआई ने भी अपनाया। आरबीआई ने 2014 में डीसिप संबंधित रूपरेखा को जारी किया। डीसिप में शामिल करने के लिए जो बैंकों का परफॉर्मेंस देखा जाता है, यह देखा जाता है कि बैंक का आकार कितना बड़ा है अर्थात उसकी पूंजी कितनी है, परस्पर संबंध अर्थात एक बैंक जो बड़ा जैसे एसबीआई हो कितने बैंकों को सहयोग कर रहा है, उनको कितनी मदद दे रहा है, प्रतिस्थापन की स्थिति अर्थात अगर बैंकों को पैसे की जरूरत है तो एक बैंक दूसरे बैंक से कितना सहयोग तरह से अपना पैसा का लेन देन वह बैंक कर पा रहा, कार्यकारी जटिलता अर्थात वो जो उसमें कार्य किया जाता है इजी तरीके से हो जाता है या फाइलिंग का प्रोसेस ही चलता
होता रहता है। साथ ही साथ बैंकिंग परफॉर्मेंस अर्थात जो बैंकिंग की सुविधाएं उनका परफॉर्मेंस कैसा है, इन सभी आधारों पर देखते हुए क्या करता है आरबीआई एक कट ऑफ जारी करता है और उसमें क्या होता है स्कोर देकर या फिर जो है कि अपने नियमों के आधार पर वह क्या करता है डीसिप की एक सूची बनाता है और इस सूची में उन बैंकों को रखता है जो कि उसके हिसाब से सबसे बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बैंक है। भारत में डीसिप को रेगुलेट या उनका निर्धारण जो है आरबीआई द्वारा किया जाता है और इसमें वही बैंक शामिल हो सकते हैं जिनके लिए पहली कैटेगरी तो है या पहला जो कंडीशन वो ये है कि जो बैंक के साइज हैं अर्थात जो बैंक के एसेट्स हैं उनका आकार देश की जीडीपी का 2% से अधिक हो। अर्थात 2% से अधिक का मतलब क्या है कि मान लेते हैं अगर 1,000 रुपए की इंडिया की जीडीपी है तो क्या होना चाहिए इस जीडीपी का जो 1,000 का 2% है उससे ज़्यादा जब वो किसी बैंक का एसेट साइज होगा तभी उसको क्या किया जाएगा डीसिप में रखा जाएगा। अर्थात डीसिप में शामिल होने के लिए उस बैंक को क्या करना होगा, हमारे यहाँ पर क्या करना होगा, हमारी इंडिया की जो जीडीपी है उससे 2% से अधिक का एसेट्स का आकार रखना होगा। इसका मतलब यह है कि सिर्फ बड़े बैंक इसमें शामिल हो सकते हैं। वर्ष 2015 में सर्वप्रथम एसबीआई को डीसिप के रूप में शामिल किया गया और अगले साल अर्थात 2016 में इसमें आईसीआई को शामिल किया गया, 2017 में एचडीएफसी को भी इसमें शामिल कर लिया गया और तीनों बैंकों की सूची में क्या है इस समय इतनी ही है। जैसे कि 2019 में देखें तो भारतीय जीडीपी का आकार जो था वह 2.936 ट्रिलियन यूएस डॉलर था। तो यह जो लगभग अगर 3 यूएस ट्रिलियन को हम माने हमारी जीडीपी का आकार, तो देखिए नवंबर 2019 के ही आंकड़ों के अनुसार एसबीआई का जो एसबीआई का जो कुल एसेट्स है वह इंडिया की जीडीपी के कंपेयर में कितना है 18% और कितना है 530 बिलियन यूएस डॉलर। तो 2019 में जो एसबीआई का एसेट साइज था वह था 530 बिलियन यूएस डॉलर और उस समय की जीडीपी का ये कितना था 18%। उसके बाद एचडीएफसी का जो एसेट साइज था वह कितना था 5.7%। आईसीआई का जो एसेट साइज था वह था 4.4%। हमने यहाँ पर क्या देखा कि जितने भी हमने 3 बैंकों को इसमें शामिल किया वह सभी क्या कर रहे हैं 2% का जो क्राइटेरिया है उसको वह मेंटेन कर रहे हैं या उससे ज़्यादा है। यह जो टू बिग टू फेल में शामिल बैंकों को देश के अंदर और बाहर आसानी से क्या होता है पैसा मिल पाता है। अर्थात अगर किसी बैंक को हमने क्या किया डीसिप में शामिल कर दिया है इसका मतलब वह बैंक के पास कई तरह के अधिकार मिल गए हैं, वह कई तरह की चीज़ों को ऑपरेशनलाइज कर सकती है। हाल ही में आरबीआई ने डीसिप की सूची जारी करते हुए एसबीआई, आईसीआई और एचडीएफसी को बनाए रखा। अब बात यह आ रही है कि दरअसल आपने देखा होगा अभी कुछ समय पहले जो बैंक हैं उनके निजीकरण की बात उठ रही थी। ऐसे में कई लोगों ने कहा कि क्या हम अब डीसिप की ओर ही बढ़ रहे हैं, क्या हमारे जितने अन्य बैंक हैं उनको मिलाकर हम डीसिप को बनाएंगे या फिर सिर्फ ये निजीकरण इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार इस सब चीज़ों को सही से रेगुलेट नहीं कर पा रही। तो इसी के कारण डीसिप चर्चा में बने हुए हैं। कई लोग ऐसा कह रहे हैं कि जो निजीकरण या विलय का नीति अपनाई जा रही है इससे क्या होगा हमारे यहाँ अधिक डीसिप बन पाएंगे अर्थात बड़े बड़े बैंक अधिक बन पाएंगे। खैर अब तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट बैंक का जो कॉन्सेप्ट उसको समझ लिया। इसी तरह से जो बीमा क्षेत्र है तो बीमा क्षेत्र में भी क्या होता है डीएसआईआई की सूची होती है और इसको क्या बोला जाता है हिंदी में, जैसे उसमें हमने देखा था घरेलू प्रणालीगत महत्वपूर्ण जो है कि बैंक थे, यहाँ पे क्या होते हैं बीमाकर्ता होते हैं अर्थात डोमेस्टिक सिस्टमिकली इंपॉर्टेंट इंश्योरेंस कंपनी को इसमें रखा जाता जा रहा है। और जैसे वहाँ पे आरबीआई इसको जारी कर रहा था, यहाँ पर जिम्मेदारी इस जो है कि आईआरडीएआई की है और इसमें जो है कि वर्ष 2020-21 के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम अर्थात एलआईसी, जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जीआईसी और न्यू इंश्योरेंस कंपनी को डीएसआईआई के सूची में शामिल कर रखा गया है। स्वाभाविक है जो डीसिप की तरह ये जो डीएसआईआई भी होते हैं ये बड़े आकार के होते हैं, बाजार में इनका महत्व ज़्यादा होता है, घरेलू और वैश्विक जो इनकी मजबूती वो काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इनको भी विफल होने से बचाना चाहिए और बचाने के लिए ही क्या होता है इनकी भी सूची बनाई जाती है। आई होप आप समझ पाए होंगे इन चारों टॉपिक को संक्षेप में। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।